एपिसोड 181 टू 185। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अर्जुन का चेहरा ठंडा पड़ गया और वह चिंतित महसूस करने लगा। वह गायत्री जी के तरीकों के बारे में जानता था। यह महिला अपने प्रतिद्वंद्वियों से छुटकारा पाने में संकोच नहीं करेगी, जिसमें उसका अपना बेटा भी शामिल है। जब वह 8 साल का था, तो उसने किसी से कहा कि वह उसे कार से कुचल दे। इसका एक ही कारण था, वह ये कि उसे डर था कि वह कपूर को अपने नियंत्रण में लेने की उसकी प्रक्रिया में बाधा बन सकता है। एक बाघ, यद्यपि क्रूर होता है, अपने शावकों को नहीं खाएगा। हालांकि गायत्री जी की नज़र में सत्ता ही उसकी एकमात्र प्राथमिकता थी। जब गायत्री जी ने अर्जुन की शादी और उसकी बेटी का जिक्र किया तो वह घबरा गया। यही मुख्य कारण था कि अर्जुन ने अपनी पहचान उजागर नहीं की थी। चिंता मत करो, वे कपूर की बहू और खानदान की हैं। अगर तुम मुझसे विनती करोगी, तो मैं उन्हें जाने दूंगा। गायत्री जी की मुस्कान किसी को भी हड्डियों में चुभने वाली ठंड दे सकती थी। ये बेहद अपमानजनक था। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, तुम अनिका और अहाना को छूने की हिम्मत मत करना। अगर नहीं, तो मैं तुम्हें इसका पछतावा करवा दूंगा, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। गायत्री जी ने शांति से ठहाका लगाया। उसने कॉफी टेबल की दराज से 2 कढ़ाई वाले बक्से निकाले। वे नाजुक दिख रहे थे। बक्सों पर चमकदार मुकुट की शिखाएं भी थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये अनिका और अहाना के लिए हैं। ये गायत्री आंटी की ओर से एक मीटिंग गिफ्ट है। अर्जुन का चेहरा उतर गया। उसने बक्से नहीं लिए। उसने बस ठंडे स्वर में पूछा, गायत्री जी, मुझे नहीं पता कि तुम क्या योजना बना रही हो, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास के साथ बता सकता हूं कि वे नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मैं तुम्हें चेतावनी भी दे रहा हूं, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो। यदि आपके पास अनिका और अहाना के लिए कोई विचार है, तो मुझे आपको अपने तरीके आजमाने देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके अलावा, मैं आपको तुरंत वापस जाने की सलाह दे रहा हूं। मुंबई ऐसी जगह नहीं है जहां आपको होना चाहिए, अर्जुन ने कहा। मैं कुछ दिनों के लिए यहां रहूंगी। चिंता मत करो, मैं अभी उनके साथ कुछ नहीं करूंगी। लेकिन याद रखो, अगर तुम उनकी रक्षा करना चाहते हो, तो तुम्हें काफी मजबूत होना होगा, गायत्री जी ने कहा। अर्जुन अपनी मुट्ठियां भींच रहा था। फिर उसने उन्हें खोला और शांति से कहा, मुझे नीची नजर से मत देखो। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, गायत्री जी। जब से तुमने इस परिवार में शादी की है, मैं बता सकता हूं। तुम्हारे हमलों का मुकाबला करने के लिए मेरे पास पहले से ही सभी तरह की योजनाएं हैं। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, तो तुम कोशिश कर सकते हो। यह मेरी तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है, अगर तुमने अनिका और अहाना को छूने की हिम्मत की, तो तुम्हें योजना बनानी चाहिए कि तुम इससे कैसे बाहर निकलोगे। अल्पविराम। गायत्री जी प्रवेश द्वार पर खड़ी होकर अर्जुन को जाते हुए देख रही थी। वह बार बार वही बातें दोहरा रही थी जो अर्जुन ने उससे कही थी। वह लड़का बहुत बड़ा हो गया था। पता चला कि वह उसकी असली पहचान तब से जानता था, जब वह बहुत छोटा था। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने इतने वर्षों तक ये बात कैसे छिपाई। क्या ये कपूर था? अर्जुन के दांत आखिरकार उग आए थे। ये शेर जो अपने गुस्से को दबा रहा था, आखिरकार जाग गया था। गायत्री जी मुस्कुराए और खुद से बुदबुदाते हुए बोली, ये वाकई रोजा का बेटा है। उसके भी अपने छोटे मोटे काम हैं। मैंने उसे कमतर आंका। मुझे लगा कि वह बस एक बेकार का टुकड़ा है जो सब कुछ सह लेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह तैयार होगा। अर्जुन हॉस्पिटल वापस आने के बाद हॉस्पिटल के बिस्तर पर बैठ गया और अहाना को देखा जो गहरी नींद में सो रही थी। उसकी आंखें पिता के प्यार से भरी हुई थीं। अहाना, डैडी किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने देंगे, अर्जुन ने बड़बड़ाया। वह प्यार और नफरत के अतीत से गुंथी हुई थी। आज ओल्ड मास्टर येट्स की 70वीं जन्मदिन पार्टी थी। सुबह सुबह पारुल ने अपनी बेटी सामंथा से कहा कि वह माया जी और उसके परिवार को ओल्ड जॉन्स्टन मैनर से ले आए। माया जी का चेहरा उदास लग रहा था, खासकर जब उसने सामंथा के गर्व भरे चेहरे को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर बर्फ की एक परत जम गई हो। आंटी माया जी, अनिका और अर्जुन कहाँ हैं? उनसे कहो कि जल्दी आएं, मुझे जल्दी है। सामंथा ने स्टाइलिश कपड़े पहने हुए थे। वह टेलीविजन की एक आधुनिक महिला की तरह थी। उसके बाल घुंघराले थे और उसने बहुत महंगा पहनावा पहना हुआ था। उसके हाथ में नवीनतम गुच्ची बैग था और उसके चेहरे पर धूप का चश्मा था। वह लिविंग रूम में सोफे पर बेरुखी से बैठी थी।
घर के अंदर होने के बावजूद उसने अपना धूप का चश्मा भी नहीं उतारा। सामंथा ने इस पुराने मनो के चारों ओर देखा। धूप के चश्मे के पीछे उसकी आंखें घृणा से भरी हुई थीं। उसके होठों के कोने भी तिरस्कार में मुड़े हुए थे। वह बुदबुदाई, इस जगह से फफूंद की बदबू आती है। पुराने घर वाकई सबसे खराब होते हैं। मुझे नहीं पता कि कोई व्यक्ति यहाँ कैसे रह सकता है। माया जी फलों का कटोरा पकड़े हुए आगे बढ़ रही थी। जब उसने सामंथा की बड़बड़ाहट सुनी तो उसका चेहरा उतर गया। क्या बकवास है, वह तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। यदि वह शेखी न बघारें तो उसे पूरे शरीर में पीड़ा होगी। उसके पहनावे को देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि अपने वर्तमान पति से मिलने से पहले सामंथा ने कितने पुरुषों के साथ संबंध बनाए होंगे। अरे सैमी, तुम्हारी माँ यहाँ क्यों नहीं है? माया जी ने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा। सामंथा ने अपने हाथों से खुद को पंखा झलते हुए बेपरवाही से जवाब दिया, मेरी माँ खुद ही वहां चली गई। उसने मुझे बताया कि तुम लोगों के पास कार नहीं है, इसलिए उसने मुझे तुम सभी को लेने के लिए कहा। कितनी गरीब, उसकी माँ की ऐसी बहन कैसे हो सकती है? वह बहुत गरीब थी। क्या उसके चाचा ने संगठन से कोई पैसा नहीं कमाया? कितना असफल। माया जी ने अपने होठों पर मुस्कुराहट लाए और झूठी हंसी हंसने लगी। इस समय अनिका और अर्जुन घर आ गए। जब वे घर में घुसे तो सामंथा अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकलने के लिए इंतजार नहीं कर सकी। उसने दबंगई से कहा, तुम इस समय ही क्यों वापस आए हो? मैं 5 मिनट से इंतजार कर रही हूँ। ये बेवकूफ जगह बहुत घुटन भरी है। यहाँ फफूंद जैसी गंध भी आ रही है। चलो अब चलते हैं, मेरी कार बाहर है। सामंथा एक सेकंड भी और इंतजार नहीं कर सकी। जब उसने अनिका को देखा तो उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। जब वे छोटी थी तब से ही अनिका हर तरह से उनसे बेहतर थी। उसके शैक्षणिक परिणाम बेहतर थे, वह उनसे ज्यादा सुंदर थी और उसकी नौकरी भी उनसे बेहतर थी। इससे सामंथा को ऐसा महसूस हुआ कि उसमें कुछ कमी है। हालांकि जब अनिका की शादी हुई तो सब कुछ बदल गया। गर्विता बेटी का विवाह एक रीढ़विहीन काय से हुआ। इसके अलावा उसकी जिंदगी बद से बदतर होती जा रही थी। जब सामंथा ने अर्जुन को देखा जो अनिका के बगल में खड़ा था, तो उसकी आंखें घृणा और तिरस्कार से भर गईं। यह आदमी बिल्कुल बेकार था। उसके पति की तुलना में वह तो बस एक बदबूदार पत्थर था। कितना बेकार का टुकड़ा। वह पारुल आंटी की इकलौती संतान थी। वह अलग थलग रहती थी और सबको नीची नजर से देखती थी। जब वे छोटे थे तो सामंथा को अनिका से जलन होती थी। चाहे जो भी हो, उसे खुद की तुलना अनिका से करनी ही थी। चचेरे भाई, कृपया हमें थोड़ा समय दीजिए, हम जल्द ही तैयार हो जाएंगे, अनिका ने माफी मांगते हुए कहा। सामंथा ने अपने होठों के कोनों को ऊपर उठाया और अपने चेहरे पर अहंकारी भाव दिखाया। वह अर्जुन पर चिल्लाई, रास्ते से हट जाओ, बेकार के टुकड़े। तुम वहां क्यों खड़े हो? अर्जुन मुस्कुराया और चुपचाप उसके रास्ते से हट गया। सामंथा ने उसे अचानक धक्का दिया, घृणा से अपने कपड़ों पर हाथ थपथपाया और बुदबुदाया, तुमसे बदबू आ रही है। सामंथा के चले जाने के बाद पूरे परिवार का मूड अच्छा नहीं था। माया जी ने अपना हाथ मेज पर पटक दिया और गालियां देने लगी, सामंथा का क्या मतलब है? क्या बदतमीज है? उसने मेरे घर आकर इस बारे में शिकायत करने की हिम्मत की। उसके पास दिखाने के लिए क्या है? उसका अमीर पति। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारे घर से बासी गंध आ रही है। मैं बहुत गुस्से में हूँ। माया जी का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उसने अनुमान लगाया था कि उसके रिश्तेदार उसका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि आज वह अपने परिवार के घर वापस जा रही थी। अनिका भी बहुत असहाय महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी माँ को सांत्वना दी और कहा, माँ, इसे अपने तक ही सीमित रखो। उसने हमें लेने के लिए आने का प्रयास किया। आइए आगे आने वाली किसी भी चीज से निपटने में अधिक धैर्य रखने की कोशिश करें। हाँ माँ, चलो हम खुद को उनके स्तर तक न गिराएं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। जब माया जी ने अर्जुन की बातें सुनी तो उसने तुरंत अपनी हताशा उस पर केंद्रित कर दी और अर्जुन की ओर इशारा किया, जैसे वह कोई तमाशा करने के लिए तैयार हो। ये सब तुम्हारी वजह से है। काश तुम अमीर होते। पाउला के परिवार को देखो, उनका जीवन कितना आरामदायक है। वे आलीशान कारों में चलते हैं और विला में रहते हैं। ये सब इसलिए है क्योंकि उनके पास एक अमीर दामाद है। अगर तुम इसकी तुलना हमारे घर से करो
अगर तुम थोड़ी और मेहनत करो तो मिस्टर शर्मा और मैं किसी की नज़र में नीची नज़र से नहीं देखेंगे। माया जी का अर्जुन के प्रति दुर्व्यवहार बंद करने का कोई इरादा नहीं था। उसने दुखी स्वर में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम यहाँ मत आओ? माया जी को अचानक एहसास हुआ कि अर्जुन के हाथ में कुछ है। वह हमारे साथ जाना चाहता है। ये ठीक नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। यदि अर्जुन गया तो वह हंसी का पात्र बन जाएगा। माँ, आप अर्जुन को क्यों नहीं जाने देती? अगर अर्जुन नहीं जा पाता, तो मैं भी नहीं जाऊंगी, अनिका ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा। कल रात, अनिका ने एक निर्णय लिया था। चाहे कुछ भी हो, उसे अर्जुन पर पूरा भरोसा रहेगा। वह उसकी पत्नी थी और वह बिना किसी शर्त के उसके साथ खड़ी रहेगी। माया जी गुस्से से भर गई। उसने अनिका की ओर इशारा किया और अनिका पर चिल्लाई, भले ही उसकी सांस फूल रही थी। अनिका, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम हमारे साथ यह घटिया बैग लेकर आओगे तो मैं अपने परिवार के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगी। सुन रहे, जल्दी से बाहर आओ, अर्जुन हमारे साथ आना चाहता है। जब मिस्टर शर्मा ने बाहर से शोर सुना, तो वह अध्ययन कक्ष से बाहर चला गया। जब उसे मामला समझ में आया, तो उसने ठंडे स्वर में कहा, अर्जुन तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। वापस हॉस्पिटल जाओ और अहाना के साथ जाओ। अर्जुन ने कुछ देर सोचा और असहाय भाव से सिर हिलाया। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। उसके बाद अर्जुन ने अपना सामान एक तरफ रख दिया और जाने का इरादा किया। हालांकि, अनिका ने तुरंत अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और सही तरीके से कहा, नहीं, तुम्हें आज मेरे साथ चलना होगा। अगर तुम नहीं जाओगे, तो मैं भी नहीं जाऊंगा। उस समय, माया जी इतनी गुस्से में थी कि वह जमीन पर बैठ गई। और ऐसा लग रहा था कि वह गुस्सा करने वाली है। वह चिल्लाई, चीजें कितनी बदल गई हैं। मेरी बेटी जिसे मैंने 20 से ज्यादा सालों तक पाला है, वह अपनी माँ को परेशान करने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति का साथ दे रही है। भगवान, मैं अभी भी जिंदा क्यों हूँ? बस मुझे अभी मरने दो। जब वह अनिका पर चिल्लाई, तो माया जी उठ खड़ी हुई और अपना सिर टेबल के कोने पर मारने ही वाली थी। सौभाग्य से, अर्जुन ने तुरंत काम किया और माया जी को पकड़ लिया, इससे पहले कि उसका सिर टेबल से टकराता। तमाचा, माया जी ने उसे थप्पड़ मारा। फिर अर्जुन की ओर इशारा करते हुए क्रूर स्वर में कहा, चले जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। मेरे पास तुम्हारे जैसा बेकार दामाद नहीं है। माँ, तुमने अर्जुन को क्यों मारा? अनिका हैरान रह गई। उसने जल्दी से अर्जुन को अपने पास खींचा और माया जी पर चिल्लाई। फिर, ऐसा लगा जैसे वह अर्जुन के साथ जाने वाली थी। माया जी ने अर्जुन को परेशान करना जारी रखा और वह छोटा कढ़ाई वाला बक्सा फेंक दिया, जो अर्जुन पहले लेकर आया था। उसने डांटा, तुम अकेले जा सकते हो। तुम्हारे पापा और मैं नहीं जाएंगे। अर्जुन ने कढ़ाई वाला छोटा सा बक्सा उठाया, इससे पहले कि गुस्साए अनिका उसे घर से बाहर खींच ले। वे सामंथा की कार में बैठ गए। अर्जुन, क्या तुम ठीक हो? मेरी माँ भी ऐसी ही है। उससे नाराज मत हो। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगूंगा, अनिका ने कार में परेशान होकर कहा। अर्जुन मुस्कुराया और अपना चेहरा रगड़ा। उसने मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, ये ठीक है। सौभाग्य से, यह अभी भी यहाँ है। अनिका ने अर्जुन के हाथ में छोटे कढ़ाई वाले बॉक्स को देखा और उसकी ओर आंखें घुमाईं। तुम अभी भी इसके बारे में सोच रहे हो? क्या ये दादाजी के लिए है? अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, मैंने कुछ दिन पहले किसी से इसे खरीदने के लिए कहा था। आपके दादाजी को यह जरूर पसंद आएगा। सामंथा, जो अपने फोन पर एल.वी. बाइग्स को ब्राउज कर रही थी, रियरव्यू मिरर से देख रही थी। वह जोर से हंसी और मजाक करते हुए बोली, अर्जुन, इस छोटे से बदसूरत बॉक्स में क्या कीमती उपहार रखा जा सकता है? उसने यह बात तिरस्कार भरे स्वर में कही। सामंथा ने ऐसा कहने के बाद, यात्री सीट पर बैठे लोगों की ओर कुछ डिब्बे फेंके और इतराते हुए कहा, देखो मैंने दादाजी के लिए क्या खरीदा है। 95 साल पुराने जिनसेंग का एक छोटा सा हिस्सा जिसकी कीमत 300,000 रुपये है। एक बैंगनी मिट्टी के बर्तन का चाय का सेट जिसकी कीमत 800,000 रुपये है। और एक जेड पाइप जिसकी कीमत 400,000 रुपये से भी ज्यादा है। आपके छोटे से डिब्बे की कीमत कितनी है? लगभग 10 रुपये। सामंथा अपने आप में बहुत मस्त थी। जब उसने अनिका का लंबा चेहरा देखा, तो वह और भी गर्वित हो गई। अनिका,
तुम अर्जुन को दादाजी के लिए इस तरह का उपहार खरीदने की अनुमति कैसे दे सकती हो? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो तुम मुझे बता सकती हो। आखिरकार, मैं तुम्हारी चचेरी बहन हूं। ये कहते हुए, सामंथा ने अपने गुची बैग से अपना वी वॉलेट निकाला, एक बैंक कार्ड निकाला और उसे अनिका को थमा दिया। अरे, इसे मेरा उपहार समझो। इस कार्ड में कम से कम $10,000 होने चाहिए। ये वही है जो फ्रैंक द्वारा मेरे लिए हैंडबैग खरीदने के बाद बचा था। इसे ले लो और दादाजी के लिए कुछ अच्छा खरीदो। तुम्हें मुझे पैसे वापस देने की जरूरत नहीं है। यह मेरे लिए बस एक छोटी सी रकम है। उस समय सामंथा की अभिव्यक्ति अहंकार से भरी हुई थी। उसकी नज़र में, अनिका एक मजाक था। धन्यवाद, सामंथा। इससे पहले कि अनिका कुछ बोल पाती, अर्जुन ने हाथ बढ़ाकर सामंथा से कार्ड ले लिया और मंद मंद मुस्कुराने लगा। सामंथा ने नाक भान सिकोड़ी और असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? अनिका ने अर्जुन को घूर कर देखा। वह कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, सामंथा दयालु है, चलो इसे स्वीकार कर लेते हैं। मैं बाद में सामंथा को पैसे लौटा दूंगा। अर्जुन नहीं चाहते थे कि अनिका और सामंथा के बीच चीजें असहज हो जाएं। अनिका ने अपना मुंह बंद रखा और सहमति जताई, लेकिन उसका चेहरा जल रहा था। सामंथा के साथ उसके संबंध कभी अच्छे नहीं रहे, लेकिन अब जब वह सामंथा के पैसे ले रही थी, तो उसे अपने आप पर और भी अधिक शर्म आ रही थी। सामंथा ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, तुम बहुत मोटी चमड़ी वाले हो। उसके ऐसा कहने के बाद सभी चुप हो गए। अर्जुन ने एक हाथ से अनिका का हाथ पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से कढ़ाई वाले बक्से के साथ खेल रहा था। कैसी हास्यास्पद दुनिया है ये। मुझे लंबे समय तक उपहास का पात्र बनाया गया और नीची निगाहों से देखा गया। कोई नहीं जानता कि मेरे हाथ में जो कढ़ाई वाला बक्सा है, उसकी कीमत पूरे येट्स परिवार की जमा पूंजी से भी ज्यादा है। थोड़ी देर बाद, मायाजी येट्स और मिस्टर शर्मा घर से बाहर आए। वे अनिच्छा से कार में बैठ गए और अर्जुन से एक भी शब्द बोलने से इनकार कर दिया। जैसे ही वे कार में बैठे, मायाजी ने कार की जांच शुरू कर दी। ये वास्तव में एक अच्छी कार है, इसमें बैठना बहुत आरामदायक है। जब हम वापस आएंगे, तो मुझे अनिका से मिस काव्या की संपर्क जानकारी मांगनी होगी। पिछली बार, उसने हमें केवल कार की चाबी सौंपी थी, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि कार कहाँ है। माया जी ने अपनी रिसर्च पूरी कर ली थी। यह एक मासेराटी थी, एक लग्जरी कार जिसकी कीमत लाखों में थी। अगर वह उस कार में बाहर निकलती, तो उसे निश्चित रूप से सम्मान मिलता। अगर यह काम नहीं हुआ, तो वह 2 करोड़ की कीमत वाली कार खरीद सकती है। यह इस कार से बेहतर होगी, और इससे पारुल का अहंकार कम हो जाएगा। जल्द ही कार चल पड़ी और सीधे येट्स विलेज की ओर चल पड़ी। येट्स कोर्टयार्ड येट्स विलेज के पूर्वी पहाड़ के बगल में स्थित था। ये पहाड़ के आधे हिस्से में पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ था। हालांकि, ये बुजुर्गों की देखभाल के लिए बहुत उपयुक्त था। यही कारण था कि बॉब येट्स ने येट्स विलेज लौटने का फैसला किया। येट्स परिवार के मुखिया बॉब येट्स रिटायर होने के बाद से ही येट्स विलेज में रह रहे थे। वे बागवानी करते थे और अपने पोते पोतियों के साथ मौज मस्ती करते थे। उनके चारों बच्चे उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे, सिवाय उनकी तीसरी बेटी के, जिसने मिस्टर शर्मा से विवाह किया और एक सामान्य जीवन जिया। येट्स परिवार मुंबई के प्रमुख परिवारों में से एक था। वे वहां बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। खासकर बॉब येट्स, जिनके कई छात्र थे जो अब व्यवसाय और राजनीतिक हलकों में छाए हुए थे। उनका नेटवर्क बहुत व्यापक था और वे बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए थे। इसलिए, जब तक बॉब येट्स जीवित हैं और येट्स परिवार अच्छा कर रहा है, इसका मतलब है कि येट्स परिवार फलता फूलता रहेगा। उस समय बॉब परिसर में था और दूर स्थित पर्वतीय चौराहे को देख रहा था। वह अपने बच्चों के लौटने का इंतजार कर रहा था। पिछले कई वर्षों से उन्होंने अपनी तीसरी बेटी पर बहुत कम ध्यान दिया था। ऐसा मुख्यतः इसलिए हुआ क्योंकि उस परिवार ने येट्स परिवार को बदनाम कर दिया था। बॉब पुराने जमाने के व्यक्ति थे। उनकी पोती शादी से पहले ही गर्भवती हो गई और आखिरकार एक कमजोर आदमी से शादी कर ली गई। गांव में और यहां तक कि मुंबई में भी येट्स परिवार के बारे में अफवाहें फैलती रहीं। इसलिए बॉब ने गुस्से में अपनी तीसरी बेटी से रिश्ता तोड़ दिया और उसे साल में केवल एक बार ही देखता था। जब भी वह इस बारे में सोचता कि कैसे अनिका, जिसे वह बचपन से प्यार करता था,
एक निकम्मे व्यक्ति से शादी कर रही है। तो बॉब का चेहरा बर्फ से ढक जाता। उसने अपनी दूसरी बेटी पाउला से सुना कि वह बेकार का बच्चा भी आज उसका जन्मदिन मनाने आएगा। येट्स परिवार में उस काय के बारे में खूब गपशप होती थी और बहुत से लोग उसे मूर्ख बनते देखने के लिए उत्सुक थे। बॉब ने इस पर रोक लगाने की जहमत नहीं उठाई। आखिरकार, वह अर्जुन को बहुत नापसंद करता था, इसलिए उसे उसे सबक सिखाना था। उस कमीने को यह एहसास दिलाना जरूरी था कि कोई भी येट्स परिवार के दरवाजे पर कदम नहीं रख सकता। दादाजी, ये पक्का नहीं है कि बाकी लोग कब आएंगे। आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं यहीं उनका इंतजार करूंगा। बॉब के बगल में बैठे एरिक ने यह बात कही और बहुत ही शालीनता से पेश आया। आमतौर पर एरिक का स्वभाव ठंडा था और वह सिर से पैर तक घमंडी था। बॉब ने सिर हिलाया, अपने छोटे पोते को प्यार से देखा और एरिक और उसकी छड़ी की मदद से आंगन में चला गया, जो सोने के धागे से जड़ी काली लकड़ी से बनी थी। बॉब को अंदर भेजने के बाद एरिक पुनः बाहर चला गया। इस समय कई युवा दरवाजे पर खड़े थे। वे सभी येट्स परिवार की युवा पीढ़ी के थे। एरिक, क्या योजना है? एक युवक, जो अहंकार से भरा हुआ था और महंगे कपड़े पहने हुए था, बोला। वह येट्स परिवार के सबसे बड़े सदस्य पीटर येट्स का सबसे छोटा बेटा था। उसका नाम आरोन येट्स था। वह एरिक की ही उम्र का था और बचपन से ही वे एक दूसरे के करीब थे। इसलिए उनके व्यक्तित्व एक जैसे थे। वे दोनों अमीर प्लेबॉय थे। एरिक ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, चलो उस निकम्मे को हर प्रकार का अपमान दें और अनिका को अपमानित करें। एरन ने सहमति में सिर हिलाया, उसके मुंह के कोने पर एक उदास व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। उनमें से कोई भी अनिका को पसंद नहीं करता था, क्योंकि अनिका का उपनाम अलग था। उन्हें लगता था कि जब वे बड़े हो रहे थे तो वह हर काम में अव्वल थी, उनके विपरीत। इसलिए उनका इरादा आज उसमें परमेश्वर का भय पैदा करने का था। अर्जुन को भी उसके साथ नीचे जाना पड़ा। एकमात्र व्यक्ति जिसने अपना मुंह बंद रखा, वह उनके पास खड़ी एक ठंडे स्वभाव वाली महिला थी। वह जेस येट्स थी, पीटर येट्स की दूसरी बेटी। वह अनिका की ही उम्र की थी, लेकिन अविवाहित थी। वह अपने चचेरे भाइयों की चालों से परेशान थी। उसने पलटकर ठंडे स्वर में कहा, मैं जा रही हूँ। चचेरी बहन, चलो, अब हम यहाँ हैं, तो शो का मजा लो। एरिक ने आंख मारी और उसे देखकर मुस्कुराया। जेस की भौहें तन गईं। उसने इस बारे में सोचने के बाद वहीं रुक गई। उसने तय किया कि अगर जरूरत पड़ी तो वह अनिका की मदद करेगी। आखिरकार, वह अनिका को अपनी बहन मानती थी। सच कहूं तो जब अनिका की शादी हुई थी, तब जेस भी वहां थी। अर्जुन के प्रति उसके मन में कभी भी अच्छी भावनाएं नहीं रहीं। उसकी नज़र में पुरुष सुअ थे जो उसके योग्य नहीं थे। आखिरकार, जेस एक उच्च उपलब्धि वाली छात्रा थी। उसने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर डिग्री प्राप्त की थी और वह एक सच्ची महिला अकादमिक तानाशाह थी। इसलिए उसके लिए कोई भी पुरुष कभी भी किताबों जितना दिलचस्प नहीं होगा। यही कारण था कि वह अभी तक अविवाहित थी। उसी समय एक काले रंग की लिंकन नेविगेटर कार परिसर में घुसी। अर्जुन और अनिका सबसे पहले कार से बाहर निकले, उनके बाद माया जी येट्स और मिस्टर शर्मा भी बाहर निकले। जब उसने एरिक और अन्य लोगों को दरवाजे पर खड़े देखा तो अनिका घबरा गई। उसने अर्जुन के हाथ को थोड़ा खींचा और धीमी आवाज में पूछा, अर्जुन, क्या तुम वाकई ठीक हो? नहीं तो तुम पहले वापस जा सकते हो। अनिका को इस बात की बहुत चिंता थी कि अर्जुन को अपमानित किया जाएगा और उसकी आलोचना की जाएगी। यद्यपि उन्हें ये जानकारी दी गई थी कि अर्जुन का परिवार सुप्रतिष्ठित येट्स परिवार के सामने स्काई वेस्टर्न रेस्तरां चलाता है, फिर भी ये पर्याप्त नहीं था। येट्स परिवार की दूसरी पीढ़ी के 4 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा पीटर सरकार में उच्च पद पर था। वह बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। दूसरी बेटी पारुल ने मुंबई के एक स्थानीय उद्यमी से शादी की, जिसकी कुल संपत्ति लगभग 3 से 4 बिलियन डॉलर थी। वह रियल एस्टेट के कारोबार में था और उसके कुछ संबंध थे। चौथे बेटे सैमसन ने सफलतापूर्वक अपना खुद का व्यापारिक साम्राज्य खड़ा कर लिया था। उसने पहले ही मुंबई से आगे अपने व्यापार का विस्तार कर लिया था और देश भर के 8 महत्वपूर्ण शहरों में शाखाएं स्थापित कर ली थीं। उसके व्यापार का मुख्य आधार विदेशी व्यापार था। उसके पास सिर्फ 1 बिलियन की संपत्ति थी। अर्जुन ने अनिका का हाथ दबाया और मुस्कुराते हुए कहा, अनिका, मेरा विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन की नज़र में येट्स परिवार कुछ भी नहीं था। येट्स परिवार की तुलना चींटियों से की जाती थी।
यदि वे वास्तव में उसे उकसाने का साहस करते, तो अर्जुन को आज उपस्थित सभी लोगों को ये बताने में कोई आपत्ति नहीं थी कि वह, अर्जुन, येट्स परिवार के लिए एक बड़ी खाई थे। वह एक अछूत वर्जित था। जिस रात गायत्री जी उसके संपर्क में आई, अर्जुन उस दिन के लिए तैयार था जब उसकी असली पहचान उजागर होगी। अनिका ने कुछ देर सोचा और सिर हिला दिया। अगर चीजें ठीक नहीं हुई, तो वह सबको बता देगी कि अर्जुन का परिवार वास्तव में अमीर था और स्काई वेस्टर्न रेस्तरां चलाता था। वह आशा कर रही थी कि इससे वे प्रभावित होंगे। माया जी ने देखा कि उसकी बेटी अभी भी अर्जुन के साथ छेड़खानी कर रही थी, तो वह क्रोधित हो गई और कुछ बार खर्राटे लेने लगी। एरिक मुस्कुराते हुए आया और तुरंत अर्जुन पर हमला बोल दिया। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ओह, क्या यह मेरे चचेरे भाई का निकम्मा पति नहीं है? तुम भी यहाँ हो, ये बहुत बढ़िया है। बहुत समय हो गया है। कितना दुर्लभ मेहमान है। जैसे ही अर्जुन ने ऊपर देखा, उसे एरिक का गुस्सा भरा चेहरा दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था मानो एरिक उसे अपमानित करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। येट्स परिवार सचमुच जड़ से टूट चुका था। उनके आसपास के चचेरे भाई बहन और वे बड़े बुजुर्ग जो आवाज सुनकर ये देखने के लिए बाहर आए कि आखिर शोर शराबा किस बात पर हो रहा है। सभी ने अजीब नजरों से देखा। उनके हाव भाव उपहास, उदासीनता और तरह तरह की आंखें घुमाने वाले थे। वे अर्जुन को ऐसे देख रहे थे मानो वह कोई जोकर हो। उन्होंने सोचा कि अर्जुन उनका उपहास सहन कर लेगा। बेकार लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि सभी की उम्मीदों से परे, अर्जुन ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, एरिक, मुझे अपनी कुत्ते जैसी आंखों से मत देखो। मुझे पिस्सू से पीड़ित कुत्ते द्वारा घूरना पसंद नहीं है। अर्जुन ने जो कुछ कहा उससे हर कोई अचंभित रह गया। अर्जुन, एक बेकार आवारा, एरिक से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? यह अप्रत्याशित था। ये निकम्मा जवाबी हमला कर रहा था। वे येट्स कोर्टयार्ड में थे, जिस पर येट्स परिवार का शासन था। क्या उसने अपने कार्यों के परिणामों पर विचार नहीं किया? एरिक का चेहरा तुरंत उतर गया। वह अहंकारी था और गुस्से से बोला, अर्जुन, तुमने मुझे इस तरह डांटने की हिम्मत की? तुम शर्मा परिवार के एक बेकार दामाद हो। तुम कौन हो जो मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? तुम कौन हो जो आज दादाजी के जन्मदिन के जश्न में यहाँ आए हो? मैं तुम्हें आज इस दरवाजे से नहीं गुजरने दूंगा। बेकार का कमीना, तुम खुद को क्या समझते हो? एरिक नाराज हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन जैसा निकम्मा आदमी उसे इस तरह डांटेगा। यह उनका और येट्स परिवार का अपमान था। एरन ने तुरंत एरिक की बात पर सहमति जताई। उसने घमंड से अर्जुन की ओर इशारा किया और चिल्लाया, जल्दी करो और एरिक से माफी मांगो। नहीं तो आज येट्स कोर्टयार्ड में तुम्हारा स्वागत नहीं किया जाएगा। क्या तुमने सुना, तुम बेकार के कमीने? आंगन के गेट पर येट्स परिवार के कई सदस्य और येट्स परिवार के रिश्तेदार तमाशबीन बनकर खड़े थे। जब उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, तो वे सब गपशप करने के लिए अर्जुन, अनिका और बाकी लोगों की तरफ इशारा करने लगे। अजीब नजरों से अनिका असहज महसूस करने लगा। माया जी बहुत क्रोधित थी। उसने पहले ही कह दिया था कि उन्हें अर्जुन को साथ नहीं लाना चाहिए। वे सब बर्बाद हो गए। एरिक से बात करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? वह स्पष्ट रूप से झगड़ा करने की कोशिश कर रहा था। देखो, यह माया जी का दामाद अर्जुन है। वह एक बेकार आवारा है। मैंने सुना है कि वह एक फूड डिलीवरी मैन के रूप में काम कर रहा है। वह महीने में केवल कुछ $1000 कमाता है। और वह कर्ज में डूबा हुआ है। पारुल जी भीड़ में घुस गई और गपशप करने लगी। उसकी आंखें फड़क रही थीं। और उसके चेहरे पर तिरस्कार और अवमानना का भाव था। अब वह आग को हवा देना चाहती थी। और सबको दिखाना चाहती थी कि माया जी के पास कितना अच्छा दामाद है। ओह, मैंने अर्जुन के बारे में पहले भी सुना है। वह बिल्कुल बेकार है। क्या किसी ने नहीं कहा कि वह और अनिका तलाक लेने जा रहे हैं? वह आज यहाँ क्यों है? इस निकम्मे आदमी की हिम्मत कैसे हुई बॉब के जन्मदिन के जश्न में आने की? कितना घटिया इंसान है। मुझे लगता है कि हमें इसे बाहर निकाल देना चाहिए। ये सच है, बॉब को अर्जुन भी पसंद नहीं है। उसकी मौजूदगी सिर्फ एक बकवास होगी। लोगों का समूह उनका मजाक उड़ाता रहा, उनके हाव भाव तिरस्कार से भरे हुए थे। माया जी अप्रिय टिप्पणियों को सहन नहीं कर सकी। इसलिए उसने तुरंत अर्जुन को पकड़ लिया और चिल्लाए, अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ इतने शर्मनाक क्यों हो रहे हो? अभी चले जाओ और येट्स परिवार के दरवाजे में फिर कभी पैर रखने की हिम्मत मत करना।
माया जी की मनोदशा विस्फोटकों से भरे बैरल की तरह थी जो एक चिंगारी से भड़क उठी थी। उसने सोचा कि उसके रिश्तेदार उसका मजाक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ेंगे। और अब जब उन्होंने अर्जुन के साथ ऐसा करना शुरू कर दिया है, तो वह कैसे चुपचाप बैठ सकती है। मिस्टर शर्मा ने चुप रहना उचित समझा। लेकिन उसका चेहरा बहुत अच्छा नहीं था। आखिर यह माया जी का परिवार था। येट्स का परिवार पहाड़ की तरह स्थापित और मजबूत था, इसलिए उसने दुस्साहस से बात करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा, सेवानिवृत्त होने से पहले, उन्हें येट्स परिवार द्वारा संरक्षण दिया गया था। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ न बोलने का निर्णय लिया। अनिका ने माया जी का हाथ खींचा, उसकी भौहें ऊपर उठाईं। उसने नाराजगी भरे लहजे में कहा, माँ, यह एरिक की गलती है। वह अर्जुन को क्यों परेशान कर रहा है? अर्जुन आपका दामाद है, आप उसके पक्ष में क्यों नहीं हैं? अनिका भी बहुत दुखी था। कार से उतरते ही एरिक ने अर्जुन को गालियां देनी शुरू कर दी। क्या उसे अपने चचेरे भाई के लिए कोई सम्मान नहीं है? उसके शिष्टाचार कहाँ हैं? यहाँ तक कि मेरी अपनी माँ भी। उसे अर्जुन पर दोष क्यों डालना है? अनिका, ये तुम्हारे बोलने की जगह नहीं है। किनारे पर रहो। माया जी को क्रोध आ गया और उसने अनिका के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। वह बहुत थक चुकी थी। हाल ही में अनिका उसके खिलाफ जा रहा था। इस बार, वह भी वही थी जिसने अर्जुन को लाने पर जोर दिया था। ये सब एक मजाक बन गया था। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। जब उसने देखा कि अनिका को थप्पड़ मारा जा रहा है, तो अर्जुन के दिल में क्रोध की एक नई लहर उठी। उसने अनिका को अपने पीछे रखा। माया जी को गुस्से से देखा और गंभीरता से कहा, माया, तुम खुद को क्या समझती हो? मेरी नज़र में, तुम अनिका की तुलना में बहुत कम महत्वपूर्ण हो। खुद को मूर्ख मत बनाओ और एक गीली चादर मत बनो। अर्जुन बहुत गुस्से में था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच रखी थीं। अनिका, जो उसके पीछे था, ने जल्दी से अर्जुन को पकड़ लिया और फुसफुसाया, अर्जुन, मत करो। तभी अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां खोलीं और आह भरी। हालांकि, उसकी आंखों में अभी भी ठंडक थी। उसकी पुतलियों में आग की लपटें उठ रही थीं। यदि किसी ने भी अनिका पर हाथ डालने या उसे अपमानित करने की हिम्मत की, तो अर्जुन को येट्स परिवार में अब तक का सबसे बड़ा हंगामा खड़ा करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।